नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से गांव, शहर और राजनीति के एपिसोड में आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और मेरे जितने भी एमसीएन के जो दर्शक हैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस पेज पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है और लोग भी जुड़ सके। तो हमारा मकसद है वीरवार का जो एपिसोड है गांव, शहर और राजनीति, इसमें हम कुछ बागवानी को भी लेकर आए हैं। लेकिन हमने अब आगे से ये सोचा है कि ये जो बागवानी का एपिसोड बिल्कुल अलग कर दें। इसके लिए हम आगे से हम मंगलवार का एपिसोड रखेंगे और ये वीरवार का एपिसोड हम गांव, शहर और राजनीति पर ही परिचर्चा करेंगे, जिससे और धीरे-धीरे एपिसोड का विस्तार होता रहे। तो आज के हमारे एपिसोड में उपस्थित है प्रगतिशील किसान और बागवान जो हमारे किन्नौर के ही है। तो आदरणीय वो हमारे किन्नौर से उर्नी गांव से है। उनका नाम आदरणीय गेवा शंकर जी है। और हम जानेंगे उनसे बागवानी में जो नई तकनीकी लाई है और जिस प्रकार से 65 हजार की ऊंचाइयों में उन्होंने एक कीर्तिमान बागवानी का जो है प्रगतिशील बागवानी का उन्होंने खिताब अपने हासिल किया है। और किस प्रकार से उन्होंने इस परियोजना को अपने इस बागीचों को जो है क्या-क्या मशक्कत करके, कितनी मेहनत करके इसको वो विस्तार कर रहे हैं, हम जानेंगे। और बहुत सारी बागवानी पर इन पर परिचर्चा करेंगे। तो वो मंच पर पधार चुके हैं और उन्हें हम स्वागत करते हैं। नम- नमस्कार नेगी जी। नमस्कार जी। नमस्कार एमसीएन पेज के सभी फॉलोअर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। जी नेगी साहब, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने प्रगतिशील किसान की जो है खिताब आपने किन्नौर में हासिल किया है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और आपके लिए और बधाई। 65,000 की ऊंचाइयों में आपने जो कीर्तिमान किया है, जिस प्रकार से आपने इटली से लाकर जो है किंग रोड्स और ब्रोन गाला को जो है आप उपयोग में ला रहे हो। और जो है अपनी बागवानी में इस पर जो है आप शोध कर रहे हो, तो आपके लिए ये एक चुनौती का भी है कि इस ऊंचाई में जो है इस प्रकार का जो है बागवानी करना। हाँ जी, हाँ जी। ये 65 जो 100 फीट पे है। मैंने उर्नी हाँ जी। गांव में इटली से जो जी। स्टॉक पे जो एप्पल जो इंपोर्ट किया था वो उर्नी गांव में लगा है। 65,000 नहीं है जी। सर, 6500 फीट है। अच्छा, 6500। जी। जी जी। हाँ जी, बहुत-बहुत बधाई। हम अपने दर्शकों से पहले हम बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय गेवा शंकर जी, जिन्होंने 6500 के फीट पर जो है जो इटली से जो उन्होंने पौधा लाया था, ये है क्या बोलते हैं, किंग रोड्स और बोन गाला का जो आधुनिक किस्म की सेब है। वैसे तो बहुत सारे सेब इसमें मार्केट में हमारे आ चुके हैं, लेकिन जो अलग-अलग प्रकार के जो हम लोग जो है हमारे हिमाचल में आ चुके हैं, उस पर जो इटली से जो ये लाकर जो है इन्होंने जो है अपने बागवानी में काम किया। तो ये कितने हमारे किन्नौर में सक्षम है, हमारे बागवानों के लिए कितना ये लाभदायक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो महोदय जी, लोग अभी जुड़ते रहेंगे। मैं छोटी सी रचना आपको पहले रखूंगा, तब हम परिचर्चा करेंगे। जी जी। पहले मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा क्योंकि लोग जुड़ते रहेंगे। और आज हम जल्दी जैसे आ गए हैं, तो कई बार लोग जो है बड़े क्या बोलते हैं, लेट जुड़ते हैं। तो 27 लोग जुड़ चुके हैं और हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि और जुड़ेंगे, तो हम आपसे पहले तो परिचर्चा करेंगे सर कि रूस्टॉक पर जो आपका अनुभव किस प्रकार का है, इसके बारे में हम जानेंगे। और रूस्टॉक का जो है इसका जो करैक्टर कितने प्रकार के हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। और रूस्टॉक के क्या-क्या प्रकार है, सेब की फसल कितनी ऊंचाई में लगती है, इसके बारे में हम और जानते रहेंगे। और पॉलिनेटर्स की क्या जरूरत पड़ती है बागवानों के लिए, इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें क्या-क्या हम पॉलिनेटर्स के लिए उपयोग कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। और रूस्टॉक पर प्रूनिंग जो प्रबंधन होते हैं, क्या ये ज़रूरी है, इसके बारे में हम जानेंगे। और पोषण आदि, पानी की मात्रा आदि, जो भी चीज़ है इसके बारे में हम आपसे परिचर्चा करते रहेंगे। लेकिन एक छोटी-सी रचना आपके समक्ष रखूँगा और उसके बाद हम आगे आगे जो है हम इस परिचर्चा को चलाएँगे। इजाज़त है सर? जी जी। ज़मीन मेरी एक शीर्षक है कि कविता है, ज़मीन देती है हमें जीवन की ढेर सारी खुशियाँ।
जैसे आप ज़मीन से ही आप खुशियाँ ले रहे हो। ज़मीन देती है हमें जीवन की ढेर सारी खुशियाँ, फल-फूल, अन्न और हरी-भरी डालियाँ। ज़मीन देती है हमें सुख, समृद्धि और ढेर सारी खुशियाँ। नदी, नाले, समुद्र और बड़ी-बड़ी घाटियाँ, ये ज़मीनों से ही हमें मिलते हैं। ज़मीन से जुड़े रहो, उड़ने की ना सोचो। हाँ, ज़मीन से जुड़े रहो, उड़ने की ना सोचो। ज़मीन देख कर चलो, आकाश ना देखो। ज़मीन पर चलें जब हम, ज़मीन हमको सँभाले। ज़मीन पर जब चलें हम, ज़मीन हमको सँभाले। ज़मीन पर करें खेती जब हम, ज़मीन हमको खिलाए। ज़मीन पर करें खेती हम जब हम, तो ज़मीन हमको खिलाए। ज़मीन की लड़ाई घर-घर में होती है। ज़मीन की लड़ाई सीमा में भी होती है। ज़मीन की लड़ाई कौरव और पांडव, कुरुक्षेत्र में मचा था तांडव ही तांडव। मिलकर भी रहना हमें इसी ज़मीन पर है और मिटकर भी जाना हमें इसी ज़मीन पर है। ज़मीन से जुड़े रहो, उड़ने की ना सोचो। ज़मीन देख कर चलो, आकाश ना देखो। तो ये ज़मीन पर परिचर्चा है सर। महोदय, आप ज़मीन पर ही आएँगे। आपने ये जो इटली से जो लाया है खेती, जो सेब के जो पौधे, वो कितने हेक्टेयर भूमि में आपने इसको उपयोग में लाया है? कितनी इसकी ज़मीन है जो आपको ज़रूरत पड़ी? और उसमें कितने पौधे आपने लगाए हैं? अच्छा, जी सर। तो जी। पहले मैं छोटा-सा अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं देवा जी, शंकर आप अपना निजी, प जी, जी, जी सर। उरनी विलेज और जी, भगत सिंह निजी। मैंने इस वर्ष जो इटली से जो रोस्टा के पौधे इम्पोर्ट किया था, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। जब मैं 2017 में रिकांगपिओ में एक ऐसे एक फ्रेंड से मिला था, जो जिसका नाम है रतन महेश नेगी, जो जगांव से ही डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने मुझे रूस्टॉक का जो कंसेप्ट है, ये बताया था कि नया जो रूस्टॉक्स है, इस तरह के इसके फायदे इस तरह के। तो उसके बाद में 2017 में ही मैंने रोडू से 106 पे स्कारलेट इवासनी जो वेराइटीज है, उस पे 200 पौधे मैंने रोड से लाके जो है 8200 के फुट में प्लांट किया था। तो ये क्योंकि M106 तीसरे चौथे साल में फल देता है, एट प्रेजेंट अभी उसमें फ्रूटिंग नहीं आई है। तो ये मैंने देखा कि जो 106 है वो 3-4 साल में ही फल देता है। तो अब उसके बाद मैंने धीरे धीरे जो है, मैंने M9 पर जो कल्टीवेशन करना शुरू किया, इसके ऊपर जानकारी लेना शुरू किया। तो धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगा कि जो इटली से जो भी प्लांट्स इंपोर्ट होते हैं, वो हमेशा 2 इयर्स के प्लांट्स इंपोर्ट होते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो 1 ईयर जो है वो बिल्कुल बच जाता है। और जो इटली से जी। जो भी प्लांट्स इंपोर्ट होते हैं, वो है सेकंड ईयर में ही। जैसे मैंने 2020 को इंपोर्ट किया था, 2021 में अभी हमारे जो बगीचे में है, तो वहां पर है, बिल्कुल फ्लावरिंग होने की बिल्कुल स्टेज पे है इस डेट। अच्छा जी। तो बहुत-बहुत बधाई सर, आपने इस प्रकार का जो है आप एक शोध कर रहे हो। तो सर, आप हाँ ये जो रूस्टॉक पर परिचय, मतलब आप रूस्टॉक के बारे में तरतीब से बताएँगे कि कितने प्रकार के जो है हाँ, रूस्टॉक जो है बागवान यूज़ करते हैं आज के टाइम में? हम्म। वैसे तो रूस्टॉक कई प्रकार के हैं, जैसे जिनीवा सीरीज के भी रूस्टॉक आ रहे हैं, एम सीरीज के भी रूस्टॉक आ रहे हैं। पर जो अगर हमने अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे करना है या डेंसिटी पे करना है, या अगर जैसे हमने जैसे स्टैंडर्ड जो ऑर्चर्ड्स जो आ ही रहे हैं, अगर इसमें करना है तो हमारे पास बहुत सारे जो रूस्टॉक है अवेलेबल है। इसके कई क्लासेस है। तो जो जो बहुत ही ज्यादा फेमस जो रूस्टॉक है, वो हमारे पास है M9, M106 और MM111। ये जो है तीन जो रूस्टॉक्स है, वो पूरी तरह से जो है फेमस है। और इनमें से जो सबसे जो बेस्ट है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, वो है M9। ये जो रूस्टॉक है, ये सबसे जो बोना किस्म का जो रूस्टॉक है, उस कैटेगरी में आता है। जो M9 का जो बहुत ही ज्यादा जो इसका जो खासियत है, वो ये है कि ये हर जो एक ही साल में इसका जो है जो फ्रूट जो बर्ड्स है, उसको मैचर कराता है। और इस बार लगेंगे, नेक्स्ट ईयर में क्या करेगा, वो उसमें फ्रूटिंग लग जाएगा। इसका मैंने ये खासियत देखा है। और इसमें फिर जो फ्रूट का जो क्वालिटी है, वो भी सबसे और स्टॉक से सबसे अच्छा आता है। और जो है फ्रूट बियरिंग भी बहुत ज्यादा है इसमें। इसके बाद आते हैं हमारे पास M106 आता है। ये जो फ्रूटिंग है, इसका लगभग 3 से 4 वर्ष के अंदर अंदर जो है फ्रूट लगना इसमें शुरू हो जाता है।
इसमें क्या होगा, इसका जो पानी का जो रिक्वायरमेंट है M9 के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, पर जो है ये फ्रूट जो है थोड़ा लेट देता है, पर देगा ये 50 kg के लगभग देगा। उसके बाद हमारे पास आता है जो M111 आता है, जिससे हम बोलते हैं कि जो है ड्रॉट टॉलरेंट भी बोल सकते हैं। इसमें जो पानी की आवश्यकता M9 के कंपैरिजन में बहुत कम आता है, और इसमें जो है लगभग 150 kg तक जो है इसमें फ्रूट लगता है, पर इसका जो है ये 8 साल तक जो है मैक्सिमम कैपेसिटी में 8 साल तक जाता है। जी सर। महोदय जी, आपने जो ये 2 प्रकार के जो लाए हैं बागवान, मतलब जो पौधे, तो इसका रिज़ल्ट आपको कैसा लग रहा है? और ये रिज़ल्ट आपने कितने साल में प्राप्त किया कि जो आपको फल दे रहा है? जी सर, ये मैंने लास्ट ईयर 2020 है उसमें मैंने इंपोर्ट किया था, और यहाँ पर जो पौधे पहुंचे थे ये 21 मार्च में पहुंचे थे। उसके बाद जी, जब मैंने प्लांट किया तो लगभग 1 आध महीने के अंदर अंदर इसे फ्लावरिंग हुई, और पूरा जो है फ्रूट भी लगा था। जी। उसके बाद इसमें है जो बाकी जो वाटर इरिगेशन तो करनी पड़ेगा, जो भी है जो जरूरी है, जो न्यूट्रिशन है वो जरूरी है। तो इसमें कुछ पौधों में फल भी लगे थे, और जो मेरे जो इस बगीचे में जो किंग रोड का जो साइज आया था वो मैक्स लार्ज तक चला गया था। कुछ स्मॉल भी था, मीडियम भी था, कुछ जो दाने हैं वो लोग लार्ज तक चले गए। उसके बाद एक और पॉलिनेशन के लिए मैंने डार्क बेरंगाल जो 100 पौधे इंपोर्ट किया था, उसमें थोड़ा सा साइज का दिक्कत है, क्योंकि पॉलिनेटर्स में हमेशा यही होता है कि पॉलिनेटर्स हमेशा जो है छोटे साइज का ही होता है, बड़ा नहीं होता है स्टैंडर्ड जो है रेड डिलीशियस के कंपैरिजन में। और ये दोनों में महोदय जी, जैसे कुछ पौधे तो पॉलिनेटर, सेल्फ पॉलिनेटर होते हैं, क्या इनके लिए पॉलिनेटर की ज़रूरत है क्या? जी जी, ये जो जो भी जो अर्ली वेराइटीज है ये 40% तक ये सेल्फ पॉलिनेटर्स होते हैं, पर जो 42 जी। अगर हमने 100% तक ले जाना है उसके लिए हमें को पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़ती है। जी, आपको हमारा किन्नौर आधा एरिया है सर, आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर हम किस जी प्रकार का इसको उपयोग में ला सकते हैं। कुछ सर, एरिया जो ऐसा है जहाँ पर धूप जो है इतना जल्दी, और मतलब ठंडा ही एरिया रहता है। ठंडा मानेंगे जैसे आपका पारला इलाका मानेंगे, जैसे आपका पूनम जानी रामनी वाला एरिया हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो इस एरिया में क्या इसकी जो है गुणवत्ता कैसी रहेगी? सर इसमें जो है जो जितने भी जो अर्ली वेराइटीज आ रहे हैं इसमें जो कलर होता है वो पहले ही आ जाता है। जैसे हमारा जो फ्रूट सेटिंग हो गया, उसके बाद उसमें जो है कलर आना शुरू हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जब फ्रूट बड़ा होती जाएगा, जो है लार्ज होती जाएगा, तो जो कलर है वो भी क्या होता है बढ़ती जाता है। मेरे को लगता नहीं कि कलर में ऐसी प्रॉब्लम आएगी, पर इतना जरूर है कि जो हर जो पौधे को है एक जो न्यूट्रिशन जो सन के रूप में भी मिलता है, तो वो सन बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल सन नहीं पड़ना चाहिए, मैं ऐसा भी नहीं बोलता हूँ, पर धूप पड़नी चाहिए, पर 4 5 या 6 घंटे अगर मिनिमम इतना पड़े, फिर भी क्या है जो है फ्रूट काफी अच्छा आएगा, फ्रूट क्वालिटी भी बनेगी। पर इतना भी नहीं बनेगा कि जैसे हम जहाँ पर जो 12 घंटे धूप पड़ती है इसके कंपैरिजन में तो नहीं बनेगा। पर ऐसा नहीं कि तैयार नहीं होगा, तैयार होगा, और अच्छा जो है फ्रूट भी आएगा, अच्छा जो कलर भी आएगा वैसे। क्योंकि कलर तो वैसे नेचुरली जो है जैसे फ्रूट सेट होता है उसके बाद ही इसका जो कलर होता है वो रेडी होता है। हाँ जी, महोदय जी, मैंने भी देखा है, मैंने 1-2 जगह अपने यहाँ पे थोड़ा बहुत लगवाया, तो वो बचपन से ही जैसे ही लगता है तो लाल ही होता है। हाँ जी, हाँ जी। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे महोदय जी। कुछ एरिया सिंचाई वाला नहीं है और पानी की दिक्कत रहती है, क्या वहाँ इसकी गुणवत्ता जो है बिल्कुल सेम रहेगी? वहाँ पर किस प्रकार का हमारे को केयर करना पड़ेगा? पानी रहता नहीं है। हम्म, जी सर, अगर हम दो किन्नौर लोअर किन्नौर की बात करें, खासकर जो कल्पा से नीचे, अगर जैसे पांगी से नीचे की बात करें, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ का जो मिट्टी है उसमें नमी पहले से ही है। हम अपर किन्नौर को छोड़ दें, अगर लोअर किन्नौर की बात करें, तो हमारे जो खेतों में जो है जो मिट्टी में जो नमी है वो पहले से ही है। तो उसके बाद हमारे को जो थोड़ा बहुत ही जो है वाटर देना पड़ेगा। सिर्फ उसमें जो है अगर हम जैसे हम मिट्टी को उठाते हैं, और अगर हम मुट्ठी में मिट्टी लेते हैं उसके बाद प्रेस करके अगर वो बॉल जैसा बन गया फिर तो उसमें नमी ठीक है।
अगर वो बॉल नहीं बनता है जैसे पाउडर की तरह बनता है, तब हम बोल सकते हैं इसमें वाटर की जरूरत है। पर मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि जो लोअर बेल्ट में है, मिट्टी में पहले से जो है नमी है, थोड़ा बहुत उसमें पानी देना पड़ेगा। पर इतना भी जरूर है कि जो M9 है वो पानी बहुत ज्यादा रिक्वायर करता है। मैंने अपने बगीचे का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोग को शेयर करना चाहता हूँ। मैंने हर तीसरे दिन में 500 पौधों के लिए 2000 लीटर पानी दिया है। यानी कि पर तीसरे दिन में क्या होता है, पर पौधे को लगभग लगभग 4 लीटर पानी मिलता है सर। तो इससे क्या होगा, तो इससे क्या भी। महोदय जी इनके लिए क्या डिप सिस्टम जो हमारा आधुनिक जो चला हुआ है आजकल वो रख सकते हैं? डिप जो हम आजकल की जो पाइपलाइन बिछ रही है, बूंद बूंद पानी। हाँ जी, हाँ जी। जो M9 के लिए, चाहे M9 हो, चाहे M106 हो, चाहे M11 हो, वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि जो M9 है उसके लिए ड्रिप इरिगेशन बहुत जरूरी है सर। क्योंकि हम जो है, अगर जैसे तीसरे दिन में जो पानी जो आवश्यकता पड़ रही है इसको, हम अपने जो है हम मैनुअली नहीं लगा पाएंगे। अगर हम जैसे टैंक में स्टोर करके उसके बाद अगर छोड़ दिए जाए, तो हर जो पौधों में ड्रिप के थ्रू है पूरा जो है, जो बिल्कुल एक जो है समान जो पानी है वो इरिगेट होगा सर। तो ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम तो बहुत ही जरूरी है M9 के लिए खासकर। M106 के लिए थोड़ा कम है, और M111 के लिए वो भी थोड़ा और भी कम हो जाएगा सर। पर है कि ये जी वाटरिंग। महोदय जी आज के टाइम में ये जो बहुत सारी सेबों की वैरायटी आ गई है, जैसे आपका चीफ हो गया, सुपर चीफ हो गया, रेड गाला, ऐसे काफ़ी चीज़ है, स्कारलेट हो गई, अब M9। तो ये जो बागवान जो है आज के टाइम में कंफ्यूज हो गए, जाए तो किस साइड जाए और कौन सी वैरायटी लाए। तो एक निष्पक्ष कौन सी वैरायटी हमारे जो है बेल्ट के लिए, जैसे हम हमारे तीन अपर बेल्ट हो गया, मिडिल बेल्ट हो गया, फिर लोअर बेल्ट आ गया। तो क्या इन बेल्टों में सारे जो आप गिनती करा रहे हैं M6 से लेकर M9 11 तक जो है, ये सक्सेस है क्या? जी सर, मैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मेरा विचार है, क्योंकि जो भी मैं आपको बताऊंगा वो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा विचार है वही बताऊंगा। ऐसा नहीं कि कोई डॉक्टर ऐसा बोलता है जी, और आप खुद इस तरह जी। का। मेरा विचार नहीं, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग जहाँ तक सकता हूँ, M106, M106 कोई भी रूस्टॉक हो, जहाँ तक जो है जो सेब कल्टीवेट हो रहा है, सेब तैयार हो रहा है, वहां तक ये सारे के सारे जो रूस्टॉक है वो सारे के सारे सक्सेस है। क्योंकि इसमें जो रोल है वो रूस्टर का नहीं रहता है, रोल होता है सिर्फ और सिर्फ वेराइटीज का। जो लोअर बेल्ट की हम बात करते हैं, लोअर, क्योंकि इसमें जो सेब का होता ही ऐसा है, कुछ सेब लेते हैं हार्वेस्टिंग, जो हार्वेस्टिंग पीरियड होता है सेब का। जैसे हम एग्जांपल के लिए हम रॉयल की बात करते हैं, फ्रूट सेट के बाद 150 डेज लेता है, ये लगभग लगभग 5 महीना हार्वेस्टिंग के लिए लेता है सर, अगर हम सब ने ध्यान दिया हो तो। अगर हम मैं किंग रॉड की बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया है उर्नी में, तो इसने मैक्सिमम जो है 120 डेज लिया। अब देखो जो 120 जो डेज है, अगर हम रॉयल की बात करें तो उसने 150 डेज लिया था हार्वेस्टिंग के लिए। तो ये जो 1 मंथ का जो गैप है, ये जो है, जो गैप है वो ऐसा मौसम है जो जो सेब के अनुकूल है। तो मुझे लगता नहीं कि कहीं इस साइड पे सेब मिलेगी या इस साइड पे मिलेगी। जितनी भी जो अर्ली वेराइटीज है वो हर हाइट में लगेगी। बेटर है कि ये डिपेंड करता है, अगर आप बिल्कुल लो हाइट में लगा रहे हैं, जैसे आजकल जो है लो हाइट के जो ऑर्चर्ड्स है, वहां पर जो है रॉयल सक्सेस नहीं हो पा रहा है। वो क्यों नहीं हो पा रहा है? वो इसी वजह से कि वो हार्वेस्टिंग पीरियड कितना लेता है, 120 डेज लेता है, 150 डेज लेता है सर। उसके बाद इसका जो जी। चिलिंग हावर है वो भी बहुत ही ज्यादा है, उतना जो चिलिंग पीरियड है वो पूरा नहीं कर पाता है। तो इस वजह से भी जो इसमें जो है दिक्कतें आ गई है। जी सर। मतलब ये कहने का मतलब है कि लो हाइट के लिए ज़्यादा दिक्कत करेगा और हाइट के लिए बिल्कुल सही है। नहीं, हाइट के लिए इतना सही, क्योंकि जो जो भी वेराइटीज है, जैसे अगर आपने जैसे हाइट में मुन्ना सेब लगा दिया, जो बिल्कुल वो है, जो लो, लो हाइट की वेराइटी है, तो ये तो इतना जल्दी मुझे लगता नहीं कि सक्सेस होगा। पर जैसे किंग रॉट है, जैसे डार बेंगाला है, अगर आप हाइट में भी लगाते हैं, पर हाइट का मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग बहुत ही ज्यादा या 10,000 फीट में चले गए, ऐसा भी मैं नहीं मानता हूँ। जो है 9,000 फीट से 4,000 से 9,000 फीट की हाइट में है, कोई भी सेब है वो सक्सेस है सर। जी आपके लिए एक सवाल आया है प्रदीप नेगी का, कलम मिल सकता है क्या सर, जो आपके पास वैरायटी है?
अच्छा, किंग रॉड का है सर थोड़ा बहुत, इस बार जो मैंने इंपोर्ट किया था उसमें से निकलने है लेकिन। रघुवीर नेगी इन्होंने भी कहा है कि किंग रॉड का कलम मिल सकता है। अब सबको यस तो नहीं हो सकता, डिपेंड करता है कि कितना जो जो ऐसे। पहले आया उन्हीं के लिए, महोदय जी, जो पहले आया उन्हीं के लिए मिल सकता है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, आपके लिए ये एक सवाल आया, बर्फ में जेरोमाइन गाला सफल हो सकता है क्या हाइट में? सांगला से कह रहे हैं। सर मैंने पहले कह दिया, जो गालाज वैरायटी है, चाहे आपका जो अर्ली जो फ्रूट्स है, जो वैरायटीज है, जितनी भी अर्ली वैरायटीज है, वो सारे की सारे किसी भी हाइट में, किसी भी हाइट का मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि ये 9,000 या 10,000 फीट की हाइट में, ऐसा नहीं है। जो मिडल बेल्ट है, जो हाइट बेल्ट है, इसमें सब जगह सक्सेस हो सकता है सर। क्योंकि जो इसमें जो लॉजिक ही वही है, आपका जो है मौसम उस सेब के अनुकूल होना चाहिए। जैसे हमारे पास है 15-16 से डिग्री से लेकर 35 या 40 तक ही जो है इतना का टेम्परेचर रहना चाहिए। तो ये सांगला में भी हो सकता है, सांगला में भी लगभग लगभग इतना ही टेम्परेचर रहता है, इसके बीच में ही रहता है। तो ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोल सकता उस साइड में सिर्फ रॉयली लगाओ या इस जैसे अर्ली रेड बनी लगाओ, ये किंग रॉड भी सक्सेस है सर वहाँ। जी, आपके लिए एक सवाल आया है, टीएसओ का स्प्रे कब तक होना चाहिए? इसके पौधों में कौन से लक्षण देखना चाहिए कि अब टीएसओ करना है हमने? सर टीएसओ के बारे में, क्योंकि कुछ लोग एचएमओ भी कर रहे हैं, एचएमओ काफी बेस्ट बोल रहे हैं, पर मैं जो है हमेशा टीएसओ ही करता हूँ। क्योंकि जो मेरा एक मानना है, जो टीएसओ है वो आजकल करना चाहिए। खासकर मैंने तो पिछले 1-2 दिन पहले किया था, क्योंकि उसमें हल्के हल्के ऐसा लग रहा था कि जो बीम है अब फटने वाले हैं। टीएसओ जी, हमेशा जी। क्या होता है, गर्म होता है, तो हमने जो पौधों को क्या करना होता है, थोड़ा गर्म करना होता है ताकि एक साथ जो है फ्लोरिंग आ जाए। तो मैं हमेशा टीएसओ को प्रेफर करता हूँ, पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टीएसओ के जो एचएमओ है वो बेस्ट है। पर मैंने आज तक इस तरह का नहीं किया कि मैं हमेशा टीएसओ ही करता हूँ। पर टीएसओ ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हमारे पत्ते निकलने के बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पत्तों को जला देगा, फूल को जला देगा। ये मेरा मानना है सर। जी। बाकी जो एचएमओ है, एचएमओ तो ऑल सीजन में आप कभी भी कर सकते हैं। जी, हमारे साथ जुड़े हैं जो है प्रगतिशील किसान और उड़नी से, जिन्होंने जो है शोध कर रहे हैं और इन्होंने सफलता भी इनको मिल रही है। तो हम और बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। तो जितने भी दर्शक एमसीन से जुड़े हैं, अगर कुछ भी सवाल हमारे अतिथि महोदय से पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर जो भेजें, और इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है ये जो आज की जो है जो जो भी बागवानी से संबंधित जो परिचर्चा है वो सब तक पहुँचे। तो महोदय जी, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे। इसमें जो है पानी की मात्रा तो आपने बता दिया। अब पोषण जो इसमें हमने खाद पानी के जो है उसका किस प्रकार से और कौन-सा समय रहेगा इनके लिए खाद पानी, और कितने प्रकार के लिए इसमें पोषण जो तत्व हम देते हैं वो ज़रूर बताएँ। जो है सर्दी से लेकर फल पाते तक, कि इसमें हमें क्या-क्या इसमें केयर करना है? अच्छा, जी सर। तो जहाँ तक सवाल फर्टिगेशन का है, तो हमारे पास 3 तरह की जो है मेन जो है फर्टिगेशन जो है हमारे पास है, जिसे हम मार्केट में भी देखते हैं। जब भी हम खाद लेने जाते हैं, हम उसमें हर उसमें लिखा होता है एनपीके। ये सब ने देखा है, जो बहुत ही ज़रूरी है। एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब फास्फोरस, और जी, एन पी के का हुँ, मतलब है पोटाश। जो है ये जो एनपीके है, जो बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरी है हमारे पौधों के लिए। नाइट्रोजन क्या करता है, हमारा पौधों में वेजिटेटिव जो ग्रोथ लाता है। और जो फास्फोरस होता है, वो फ्रूटिंग के लिए सही रहता है सर। और उसके बाद हमारे पास जी, जो जो पोटाश है, वो जड़ों की मजबूती के लिए है, जड़ों के विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं, जब तक मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था इसके बारे में, मैं हमेशा मार्केट में जाता था और हमेशा ये बोलता था कि कैन खाद दो। जी, शायद हमारे जो बागवान है वो भी गए उन्हें, हमेशा ये बोलते थे क्योंकि कैन बहुत मशहूर था। तो हमने भी ये किया कि कैन दे दो, क्योंकि वो 1100-1200 में मिल जाता था कैन। और हमने आजकल जब भी मैं उसको पढ़ता हूँ, उसमें सिर्फ यही होता है कि उसमें सिर्फ नाइट्रोजन का मात्रा होता है, बाकी सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वही होते हैं। जबकि पी और के का जो रेशो इसमें बिल्कुल नहीं होता है। तभी वो इसी वजह से कि जो जो कैन है वो बहुत सस्ता है। उसके बाद मैंने इसी बात जो है
एनपीके जो है खाद होता है, जो हमने उसका जो रेट पूछा था, उसका रेट हमेशा 1900, 2000, कहीं कहीं 3500 तक की है, क्योंकि जो इसमें जो एनपीके है, जो पौधों के लिए बहुत जरूरी है, वो पोषक तत्व सारे के सारे इसमें है। इसके साथ साथ जो और ये है, जिंक है या फिर कुछ और भी जो है पोषक तत्व है, उसमें अवेलेबल है सर। तो मैं हर बागवान को यही रिकमेंड करना चाहता हूँ, जो भी आप लोग खाद लेते हैं तो हमेशा एनपीके का जो रेशो देखिए। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स है 12-32-16 है, उसके बाद 15-15-15 है, और ऐसे ही हमारे पास मार्केट में और भी बहुत सारे जो है डिफरेंट कंपनीज के खाद यहाँ पर उपलब्ध है सर। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी खाद के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि जब खाद पानी नहीं है तो फल जो है हमारे को उतना मिलता नहीं। तो सर, ये समय क्या रहता है इसको लगाने का? अगर हम जैसे रूस्टॉक की बात करें, क्योंकि आज का जो टॉपिक ही हमारा रूस्टॉक के ऊपर है, तो मैं रूस्टॉक के अकॉर्डिंग ही आपको बताना कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये रूस्टॉक चीज क्या है। जो रूस्टॉक है, जी, रूस्टॉक अलग है, वैरायटी अलग है सर। जो जी, रूस्टॉक होता है, जैसे हम पार्टी लगाते हैं, जैसे हम सीड्स जो तैयार किया हुआ जो पार्टी लगाते हैं, उसकी जगह हमने क्या किया है, रूस्टॉक यूज किया सर। उसके बाद जो जी, हम कलम करते हैं, तो चलो अलग जो वेराइटीज आ रहा है वो अलग से आ रहा है, उसके ऊपर ग्राफ्टिंग होना है सर। जहां तक हम बात करें रूट स्टॉक की, इसमें दो दो शब्दों से बना है, एक रूट है, एक स्टॉक है, यानी कि जड़ों का भंडार हुआ सर। इसमें जी, जो भी जड़ होता है, रूट स्टॉक का जो जड़ होता है, वो बिल्कुल पतली पतली जड़ें होते हैं सर। जी, और जो जो पतली जो जड़ है, इन ये जो जड़ है, जो न्यूट्रिशन को उठा के सीधे जो है प्लांट्स के लिए फीड कर देता है, उसको जो फीडर रूट्स रूट्स भी हो सकते हैं। ये जी, बड़े जो पौधे हैं हमारे पास जो पहले से लगे हैं, इनमें भी होता है, पर इनमें बहुत कम मात्रा में होता है। जो रूट स्टॉक में है, जो मेन जो रूट होता है, खासकर जो M9 में, ये बहुत ही एक या दो होगा जो मेन रूट होगा। बाकी के सारे जो होता है वो फीडर रूट्स होता है। तभी इसको हम क्या होता है, रूट यानी कि रूट्स का जो है भंडार है ये। तो जहां तक बात है खाद की, अगर हम इसमें जैसे रेशियो जैसे 500 ग्राम लगाना है, तो 500 ग्राम हम एक साथ नहीं लगाते थे उसमें ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 500 ग्राम एक साथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि M9 के लिए क्या चाहिए, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 2-3 किलो जो है, जो न्यूट्रिशन है, उसका हम गोल बना के टैंक में स्टोर करके टैंक में मिलाते हैं, और ड्रिप इरिगेशन के थ्रू चलाते हैं। तो जी, इस तरह से जो है हम पूरे जो साल में लगभग लगभग जो है 400 से 500 ग्राम जो एनपीके है, उसका रेशियो हम पर प्लांट पर एक साथ नहीं देते हैं। हो सकता है ये 20 डेज में गया, 20 टाइम्स किया हो सकता है ये 50 टाइम्स भी किया हो, क्योंकि महीने में हम 3-4 बार या 6-7 बार भी लगा सकते हैं। तो ऐसे आप एक साथ नहीं लगाए, तो ये बिल्कुल ग्रुप ग्रुप ही लगा सकते हैं। और जहां तक बात है, जैसे हमारे पास ये बड़े ऑर्चर्ड है, उसमें जो फर्टिगेशन है, वो आजकल अगर करें तो, क्योंकि आजकल जो है, जो भी है, जो पुराने ऑर्चर्ड है हमारे पास, वो क्या करता है कि जो हम खाद लगाएंगे उसको एकदम नहीं उठाएगा, उसके लिए बहुत टाइम ले लेगा सर उसको उठाने के लिए। तो आजकल भी बेस्ट है, अगर आपने आज से पहले भी लगा दिया, जैसे सर्दियों में भी लगा दिया, तो वो भी ठीक है सर। जी सर। जी। जी सर, तकरीबन जैसे रूट स्टॉक जो है अभी अभी तक ज़्यादा इतना उपयोग का किन्नौर में कर नहीं रहे हैं। ज़्यादातर जो है लोग पाल्टी लगाकर ही काम करें, तो दोनों में सक्सेस कौन-सा ज़्यादा है सर? सर ये डिपेंड करता है, अगर आपने कितना जल्दी फल लेना है। अगर आपको अर्ली फल चाहिए, जल्दी फल चाहिए, तो जी, वो सबसे जल्दी फल देने वाला हमारे पास है रूस्टॉक ही है, जो M9 है। अगर आज जैसे जी, आप 111 लगाते हैं, 111 लगाते हैं, तो उससे बेहतर तो ठीक है अगर आप ग्राफ्टिंग करके जो है सीडलिंग पे ही लगा दो, क्योंकि उसका जो फ्रूटिंग है लगभग साथ साथ ही आएगा सर। अगर जी। M9 की बात, अगर हमने M9 नहीं 111 की बात करें, अगर हम M9 लगाते हैं, तो ये आपका सेकेंड ईयर में तो दे ही देगा, फ्रूटिंग दे देता सर, सेकेंड ईयर में फ्रूट दे देता। जी महोदय, हम ये जानना चाहेंगे खाद पर भी आगे, पानी पर भी आगे, जो प्रूनिंग का समय जो है इन पर कौन-सा रहता है? क्या जो रूट स्टॉक के जो पौधे हैं उन पर क्या समय रहता है प्रूनिंग, और उसके बाद क्या-क्या ध्यान और क्या-क्या सावधानियाँ हमको रखनी पड़ती है उस समय? जी सर, जहाँ तक प्रूनिंग का सवाल है, जितने भी जो अर्ली वेराइटीज आ रहे हैं,
और जो रूस्टॉक पे जो भी कल्टीवेशन हो रहा है उसमें हमेशा 2 बार प्रूनिंग होना है सर। एक सर्दियों में होना है, एक समर प्रूनिंग बोलते हैं। जी। 2 प्रूनिंग होना है, एक सर्दियों में होना है और एक हमारा क्या होगा, समर में होगा सर। जो भी हम महोदय जी मैं थोड़ा यहाँ रोकता हूँ, यहीं रोकता हूँ। जो जी समर में जो होना है ना, उसमें क्या फलदार पौधे का होना है या फिर सभी का होना है जो फल नहीं देते? नहीं, फलदार पौधों का भी होना है सर। मैं अच्छा। इसमें एक बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो फ्रूटिंग है वो तो आपको नेक्स्ट ईयर आ जाएगा सर। जो M9 में जी, अगली साल फ्रूटिंग आनी आना है। तो इसमें भी जी, जो है समर प्रूनिंग होता है सर। समर प्रूनिंग का इसमें जो मेन जो लॉजिक है, हमने कभी ध्यान दिया हो, अपने ऑर्चर्ड में ध्यान दिया हो, तो मैंने भी इसी बार ध्यान दिया था। जब भी हम समर प्रूनिंग करते हैं, जैसे खासकर जो किन्नौर की बात करते हैं, ये जुलाई में करना चाहिए समर प्रूनिंग। जुलाई या जून जुलाई के बीच में। इसी जब जैसे हम समर प्रूनिंग करते हैं, इसके बाद जो भी उसमें जो 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 आइस है वो ब्रस्ट होगा, वो हमेशा बीम तैयार करेगा सर। और जो बीम तैयार करेगा, और जो है अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक हमारे पास जो है 3-4 महीने का जो पीरियड होता है, उस बीम को क्या करेगा, वो मैच्योर करेगा। अगर हम जैसे सर्दियों में करते हैं, अगर हम सर्दियों को प्रूनिंग करते हैं, अगर सर्दियों में हम कट मारते हैं तो वहां से हमेशा शूट भागेगा सर। अगर हम समर जी। प्रूनिंग करेंगे तो शूट नहीं भागेगा, वहां से क्या आएगा, आपका बीम तैयार हो जाएगा। बहुत खूब। महोदय जी यहाँ बताएँ, जैसे समर में हम प्रूनिंग करते हैं तो क्या उसके बाद कोई स्प्रे भी करना पड़ता है? नहीं सर, स्प्रे का तो कोई इसमें कोई रोल नहीं है कि प्रूनिंग के बाद स्प्रे करो। तो पर इतना ठीक है, विंटर में जो प्रूनिंग जो करते हैं उसके बाद स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है शायद? जी, इस बार मैंने तो किया नहीं इस तरह का स्प्रे ना, पर शायद हो, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ जानना चाह रहे थे रेखा जी, स्केल के लिए क्या-क्या कर सकते हैं सर? स्केल की मात्रा पिछले बार भी निचार बेल्ट में भी कई जगह आए थे और इसके लिए आपके अगर नॉलेज में कुछ है तो कि स्केल का कारण क्या है? और क्यों स्केल होता है? फिर अगर इसका निवारण हमें किस प्रकार से करना चाहिए? अच्छा, जी सर, जो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो स्केल होता है वो आपकी टहनी में पहले से ही मौजूद होता है। ऐसा नहीं कि जैसे इस बार स्केल लग गया तो ये इसी बार का ही है, ऐसा नहीं होता है। वो प्रीवियस ईयर का ही होता है। जो भी हमारे जो प्रोनिंग करते हैं, उसमें हमेशा देखा होगा, सभी ने देखा होगा, तो जो टैनी होता है वो हमेशा व्हाइट कलर का जैसा हो गया होता है। यही जी। जो है जाके क्या बनता है, ये सकेल का जो है कारण होता है। जो सकेल जो बीमारी है वही वो है सर। तो इसके लिए जो है सकेल के लिए तो यही वर्क है, जो TSO है वो सबसे बेस्ट है। अगर हम आजकल जो है टीएसओ का मात्रा जो सही जो मात्रा है 4-1 लीटर का है, अगर हम उसको अच्छी तरह से पौधों को नला दें, तो जो स्केल के जो अंडे है वो क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये खत्म हो जाएगा सर। एक उसके ड्रम बाद में लगभग कितना लीटर हमारे को टीएसओ का प्रयोग करना चाहिए सर? 4 लीटर से 4 लीटर, 4 लीटर पर जी। 200 तो क्या लीटर। उसमें हम कीटनाशक दवाई भी लगा सकते हैं? कीटनाशक का स्केल से कोई लेना देना नहीं है। जो भी स्केल को जो डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि जो भी अंडे होगा, जो भी स्केल का जो अंडे होगा, वो उसको जो है स्केल जला देगा सर। सॉरी, स्केल नहीं, जो TSO है उसको जला देगा। अगर आप जी। इसके की जगह में, जैसे आप अब तो क्योंकि समय निकल चुका है, अगर आप लोग कास्टिक सोडा का भी स्प्रे करते हैं तो वो तो पूरी तरह से खत्म कर देगा। कि TSO के कंपैरिजन में जो कास्टिक सोडा है वो बेस्ट है सर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय, आपने बहुत अच्छा बताया। जिस प्रकार से हमारा जो दिन-प्रतिदिन टेम्परेचर बढ़ रहा है सर, तो आपने देखा होगा एक बार एक टाइम था सतलुज तक भी जो है हमारे रॉयल की वैरायटी आते थे। रॉयल का भविष्य के बारे में थोड़ा आप जानकारी देंगे कि क्या रॉयल ये जो आपकी नई अर्ली वैरायटी आ रही है और रॉयल का भविष्य, दोनों में जो है डिफरेंस क्या है? अब रॉयल का भविष्य अभी भी है और या फिर हम इन्हीं को लेकर चले जो आज की जो आधुनिक जो है बागवानी हो रही है। जी सर, मैं इसके बारे में तो यही बोलना चाहता हूँ, जो भी रॉयल है, ऐसा नहीं कि इसका फ्यूचर नहीं है। इसका फ्यूचर भी है, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड ही ऐसा चला कि सारे ये लगे अर्ली वेराइटीज आपने सब जगह सुना होगा। जो भी एक्सपर्ट बागवान है वो हमेशा क्या लग रहा है कि अर्ली वेराइटीज लगा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो जो भी अर्ली वेराइटीज है वो सारे के सारे मार्केट में पहुंच जाएंगे।
और जो रॉयल है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। और मार्केट का यही होता है, जो भी प्रोडक्ट मार्केट में कम मात्रा में पहुंचता है, उसका जो है मार्केट जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगा सर, बढ़ जाता है सर। तो मुझे लगता नहीं कि रॉयल का भविष्य नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, रॉयल का भी रहेगा। और जितने भी जो अर्ली वेराइटीज है उसका भी भविष्य रहेगा सर। तकरीबन कई जगह पर हमने देखा है सर 15-15, 20-20 साल के जो है पौधे अब पौधों में जो है कलम किया जा रहा है अर्ली वैरायटी की। क्या ये सक्सेस है क्या? जो ये फ़ायदेमंद हो सकता है बागवानों के लिए? जी सर, जो हमारा जो पुराने ऑर्चर्ड है, इसमें बहुत सारी समस्या हमने भी देखा है, आपने भी सभी बागवानों ने देखा हुआ। कभी कलर नहीं आ रहा है, कभी फ्रूट का जो साइज नहीं बढ़ रहा है, कभी बीमारियां अटैक हो रहा है। तो लोगों ने क्या कर दिया कि टॉप ग्राफ्टिंग करना शुरू कर दिया सर। जी। क्योंकि एक इसमें चलो एक मेरे दिमाग में अभी आया है, जो भी हमारे जो रूट स्टॉक होता है और जो जो बड़े जो ऑर्चर्ड है मेरे पास सेटिंग वाले प्लांट्स है, इसमें क्या होता है कि जो सीडलिंग प्लांट्स है, एक जो बीन को मैचर करने के लिए लगभग लगभग 2 साल लेते हैं। एक छोटा सा लॉजिक है, जो भी बड़े पौधे हैं, रॉयल का सेब का जो बीन है उसको मैचर करने के लिए 2 साल लेता है, कम से कम 2 साल लेगा। और जो भी अर्ली वेराइटीज आ रहे हैं, ये एक ही साल में क्या होता है, जो बीन को क्या करते हैं, मैचर कर देते हैं, यानी कि नेक्स्ट डे प्रोटीन के लिए तैयार कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे हमारे जो ऑन पीरियड जो ऑफ पीरियड जो आता है, एक साल फल लग रहे हैं और दूसरे साल नहीं लग रहे हैं, ये जो पीरियड है जो है हर साल जो है फ्रूट लगेगा। अगर हम अर्ली वेराइटीज के ऊपर जाते हैं, खासकर जो है रूट स्टॉक के ऊपर जाते हैं, क्योंकि जो भी जो रूट स्टॉक होते हैं, आपका जो न्यूट्रिशन को है एकदम खींच लेता है। और आपका जो है फ्रूट्स को, चाहे फ्रूट हो चाहे फ्रूट बर्ड हो, उसको क्या कर देता है, तैयार करता है और नेक्स्ट ईयर के लिए पूरी तरह से मैचर कर देता है। और जो टॉप ग्राफ्टिंग करे वो सही भी है, क्योंकि आपका जो है जो अर्ली वेराइटीज में जो खासकर सपर वेराइटीज है, उसमें इमीडिएट आपका जो है जो फ्रूट बर्ड्स जो है वो तैयार कर लेते हैं। जी सर। महोदय जी, हम जानना चाहेंगे जो आपने पहले बताया था कि इतने हेक्टेयर में मैंने इतने पौधे लगाए हैं, तो उसके लिए लागत मूल्य कितना आपका इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ा? क्या-क्या आपको देखना पड़ा? मिट्टी की जाँच करनी पड़ी या नहीं पड़ी? खड्डे की दूरियाँ कितनी रही? कितनी फीट तक आपको खड्डा बनाना पड़ा और कितना खड्डे उसी समय तुरंत भरे या फिर कुछ दिन आपने छोड़ा? उसके बाद खड्डों में क्या-क्या आपको कार्रवाई करनी पड़ी? ये चीज़ें थोड़ा विस्तार से ज़रूर बताएँ महोदय। जी सर, जहाँ तक मेरा जो ऑर्चर्ड लगा है उर्मी में, तो मैंने जो लैंड डेवलप किया था वो उसी बार ही डेवलप किया था। जैसे मेरा पुराना ऑर्चर्ड नहीं था उसमें ना, जो लैंड डेवलप किया जी। था इस साल किया था। इस वजह से जो है जो मिट्टी है वो लगभग लगभग ये समझो कि नई मिट्टी थी। तो मैंने सोलराइजेशन के लिए कुछ इस तरह का किया नहीं था। जैसे पौधे आए, ग्राउंड मेरा तैयार था, जैसे पौधे आए गड्ढे खोदा और उसी टाइम मैंने भर दिया था। जहां तक बात है, जैसे किसी का जो है पुराना ऑर्चर्ड होता है, अगर वहां पर रीप्लांटेशन करना है, तो वहां पर जो है जो भी गड्ढे हैं उसको 2 या 3 महीना पहले खोद के रखें। और जब भी पौधे आते हैं उसके बाद आप लोग जो है खाद फूद लगा के खाद के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं सर। पर ये पहले करना बहुत जरूरी है सर। इस बार जो भी इस बार भी जो है 400 पौधा गाला मेमा पे इस बार आने हैं। तो वो मेरा पुराना ऑर्चर्ड में है। तो मैंने क्या कर दिया कि 2 महीना पहले ही मैंने क्या है गड्ढे खोद के उसको ऐसे ही धूप के लिए छोड़ दिया सर। तो ये बहुत जरूरी है धूप के लिए छोड़ने को। जी सर। और महोदय जी, जैसे आपने इटली से जो ये चीज़ें मँगवा रहे हैं, तो ये क्या भारत सरकार के द्वारा कोई आपको सहायता मिल रही है या फिर अपने द्वारा फिर आप इस पर जो आप मँगवा रहे हैं, तो अगर अपने द्वारा मँगवा रहे हैं तो आपको कहाँ-कहाँ इस पर जो है आप इसका डील कर रहे हैं? कैसे-कैसे आपको डील करना पड़ेगा और कैसे-कैसे आप तक पहुँचेगा, इसके बारे में ज़रूर बताएँ सर। जी सर, अ, भारत सरकार की ओर से या फिर हिमाचल सरकार या नैनी यूनिवर्सिटी की बात करें जहाँ तक, तो ऐसा नहीं कि वो प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो भी प्रोवाइड करते हैं। पर हमारा किन्नौर में मैंने ये देखा कि आज तक जो है क्लस्टर नहीं बना है, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, हो सकता है किसी बागवान ने बनाया हो। तो अगर हम क्लस्टर बनाते हैं, जैसे किन्नौर का क्लस्टर बनता है, तभी हम वहाँ से जो है पौधे सही मात्रा पे, ऐसा नहीं कि 2-4 पौधे उठा के लाए, ऐसा तो मिल जाएगा।
पर अगर हम जैसे पूरा ऑर्चर्ड तैयार करना है, तो उसमें उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, क्लस्टर करना पड़ेगा, क्लस्टर रजिस्टर करना पड़ेगा, तब करके वहां से जो है प्लांट्स हमारे तक अवेलेबल होगा सर। इस बार भी जो है अमेरिका से 9 लाख पौधे हमारे जो है नॉनी यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हैं सर। ये सारे के सारे बागवानों के लिए। पर जो भी फॉरेन से जो भी पौधा आता है, सबसे पहले जो है यूनिवर्सिटी 1 साल क्वारंटीन में रखते हैं, उसके बाद ही जो है फार्मर्स तक फॉरवर्ड करते हैं सर। और जहां तक सवाल है कि गवर्नमेंट हेल्प की, तो अगर आज तक तो मैंने अप्लाई नहीं किया है, अगर अप्लाई करे तो हो सकता है कि कुछ अनुदान हो सरकार की तरफ से भी। जी एक सर। सवाल आया है पुणे नेगी का, हाउ द रिस्टोर द नाइट्रोजन न्यूट्रली न्यूट्रली विथ एनी नाइट्रोजन यूज, ये जानना हाउ चाहते हैं कि क्या क्वेश्चन नहीं समझा सर मैं। हाउ टू। हाँ, हाउ द रिस्टोर नाइट्रोजन को किस प्रकार से रिस्टोर करना है, इसके बारे में ही है। तो ये इन्होंने कहा कि नाइट्रोजन विथ एनी नाइट्रोजन, ये नहीं ये खाद से संबंधित ही है। नहीं, इस खाद से संबंधित हुआ, पर ये रिस्टोर वाला मुझे कंफर्म नहीं है कि रिस्टोर कैसे रिस्टोर। चलिए मैं चलिए पुणे नेगी उनको। से निवेदन करता हाँ। हूँ कि इसको विस्तार से आप बताएं, ताकि हमारे अतिथि महोदय समझ सके। मैं ये कहना चाहूँगा कि अतिथि महोदय जी जो है बागवान है, डॉक्टर नहीं है, लेकिन अनुभव के द्वारा इन्होंने जो जो प्रैक्टिकल किया है, वो उस अनुभव के द्वारा बता रहे हैं। लेकिन ये एपिसोड चलता रहेगा, हम वैज्ञानिक भी जरूर बुलाएंगे। तो फिलहाल जो जो अनुभव है हम इनसे जान रहे हैं। तो नेगी जी, आप हमारे मंच से जुड़े रहे, मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अच्छा जी सर, हम ज़मीन में नाइट्रोजन बिना केमिकल के, ये बताते हैं ज़मीन में नाइट्रोजन के, ये शायद इनका मतलब था, ज़मीन में नाइट्रोजन के बिना केमिकल के। तो ये तो हमारे को मिट्टी जाँच करनी पड़ी तो ही पता चलेगा, क्यों महोदय? इस कंसेप्ट पे आता हूँ, क्योंकि मैं पहले, क्योंकि जो रीस्टोर होता है, रीस्टोर जो कंसेप्ट है मुझे समझ नहीं आता। जो जहाँ तक बात है नाइट्रोजन की, तो जो है नाइट्रोजन पहले हमारे खेतों में पहले सही, ऐसा नहीं कि बिल्कुल शून्य मात्रा में वो पहले सही होता है। पर जहां तक सवाल है रूफटॉक की, मैं बड़े पौधों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ जी। रूस्टॉक की बात अभी। इसमें जो रूस्टॉक में जो है, जो जड़ होता है, वो इतना ज्यादा फैलता नहीं है सर। ये ज्यादा से ज्यादा आपका 2 या 2.5 फुट तक फैल जाएगा। और जो भी 2-2.5 फुट के जो एरिया में जो भी हमारे पास जो मिट्टी है, उसमें कितना नाइट्रोजन होगा सर? वो 1 साल उठाएगा नाइट्रोजन, दूसरे साल भी नाइट्रोजन उठाएगा, तो तीसरी साल के लिए उसके लिए अवेलेबल नहीं होगा सर नाइट्रोजन ना। तब हम क्या करते हैं कि केमिकली जो है, हम जो नाइट्रोजन है उसको प्रोवाइड करते हैं। तो एक होता है हमारे पास ऑर्गेनिक जो है नाइट्रोजन होता है, एक हमारे पास है जैसे केमिकल नाइट्रोजन। तो हम क्या करते हैं इसमें, क्योंकि जो भी स्टॉक है उसको उचित मात्रा में जो नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है, तो वो हमारे को क्या है, एक्सटर्नली हमारे को पौधों को देना पड़ेगा, मिट्टी के थ्रू देना पड़ेगा। और जहां तक बात है, कुछ लोगों का ये भी विचार होगा कि अगर हम जैसे गोबर लगा दें, क्या नाइट्रोजन पूरा होगा? क्योंकि ऐसे से भी क्वेश्चन है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम सिर्फ गोबर लगाते रहे M9 पे, खासकर जो रूट स्टॉक पे है, वहां पर नाइट्रोजन पूरा नहीं होगा सर। क्योंकि गोबर में जो है नाइट्रोजन की मात्रा 1 पॉइंट कुछ कुछ ही होता है, यानी कि पॉइंटों में ही होता है। वो आपका उतना जो है नाइट्रोजन पूरा नहीं करेगा सर। और जहां तक बात है जैसे बड़े पौधों की, जो पुराने ऑर्चर्ड है हमारे पास लगे हैं, सीडलिंग की बात करते हैं, जो भी सीडलिंग का जो रूट्स होता है, वो हमेशा क्या होता है, जो है फैलते रहता है सर। और ये हमेशा हुँ। फैलने के कारण जो है, जो नाइट्रोजन है वो भी क्या करता है वहां से, क्योंकि जड़ तो फैल ही रहा है, तो वहां से जो है, जो नई मिट्टी से जो है नाइट्रोजन उसको कलेक्ट करके पौधों के लिए सप्लाई करता है सर। और जो रूस्टॉक की बात है, वो रूस्टॉक का जो पौधे है फिक्स हो जाता है एक जगह कुछ ईयर्स के बाद, तो वहां से जो है नाइट्रोजन मिलना उसको बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितना भी जो नाइट्रोजन है वो 2-3 साल में खींच लेगा, उसके बाद अवेलेबल नहीं होगा सर। उस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाएगी। तब क्या करते हैं हम उसको, बाहर से जो है नाइट्रोजन उसको प्रोवाइड करते हैं। जी सर। चलिए, पूरे नेगी को थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। तो सर, हमारा विषय था लागत मूल्य और कहाँ से कैसे आता है, यहाँ ये बीच में रह गया था कि कैसे कैसे बागवान जो है ये वैरायटी उससे संपर्क कर सकता है, और क्या ये जो आपके साथ पहले तो हम इसी पर जाएंगे, संपर्क कैसे होगा, और लागत मूल्य, इसका खर्चा कितना आएगा, 1 हेक्टेयर भूमि पर कितने पौधे लगेंगे, उसमें लागत मूल्य कितना खर्चा आ सकता है, ये जरूर बताएं सर।
जी सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारा जो किन्नौर में है, जो भूमि है, अगर गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम यही बोलते हैं कि हेक्टेयर। पर हमारी जो नॉलेज में होता है वो हमेशा बीघे में होता है सर। तो मैं इस जो है बीघे के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि एक बीघे में कितने प्लांट्स होने चाहिए। इसमें जो है मैंने एक छोटा सा जो है प्रोजेक्ट तैयार किया है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी जो है, अगर हम प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस फील्ड में आ जाते हैं तो हमारे को जैसे लागत का पता लगेगा, इसमें जो फायदा होना है उसका पता लगेगा सर। मैं बात जी, करता हूँ 1 बीघा की। 1 बीघा जो खेत है हमारे पास, उस पे अगर हमने कल्टीवेशन करना है एप्पल्स का, स्टॉक पे करना है, M9 पे करना है, तो उसमें आप जो है 500 पौधे पर बीघा आप प्लांट कर सकते हैं सर। ऐसा करने से इसका जो दूरी रहेगा, प्लांट टू प्लांट जो दूरी रहेगा, वो 3 फीट का रहेगा सर। उसके बाद बीच में जो है चलने के लिए जो गैलरी बचता है, जिसको जो कॉलम बोलते हैं, कॉलम है, उसका जो है 5.5 फीट रहेगा सर, क्योंकि 5.5 फीट बाई 3.5 फीट बाय 5 फीट का, 5.5 फीट का रहेगा सर। इसमें क्या होगा, 1 बीघे में लगभग लगभग 500 प्लांट जो है आप लोग लगा सकते हैं सर। इसके बाद जहां तक बात है, मैं ये नहीं बोल सकती कि हर किसी को फॉरेन से इंपोर्ट करो, या इस तरह का नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि हर किसी के ये नॉलेज में भी नहीं होगा हर किसी के, क्योंकि हमारे जो बागवान है इतने वेल प्रोफेशनल नहीं है कि वो फॉरेन से इंपोर्ट करे। पर जहां तक मेरा मानना है, अगर आप फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं प्लांट्स, तो ये आपको नेक्स्ट ईयर जो है, जो फ्रूटिंग का जो फर्स्ट ईयर होता है, जैसे इस बार लगा दिया, तो आपको अगले ही साल जो है आपका जो प्लांट का जो कॉस्ट है वो सारा का सारा रिटर्न हो जाएगा। तो एक मेरा एक प्रोजेक्ट बनाया था मैंने, अगर हम 500 प्लांट अगर हम इटली से मंगाते हैं, वो कितने का पड़ेगा और उसका रिटर्न कितना आएगा सर। जैसे मैंने जी, इसी बार जो है 500 400 प्लांट, चलो 500 की बात करते हैं, 500 प्लांट में क्या कर रहा हूँ, इटली से इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो इसका जो कॉस्ट होगा 700 के हिसाब से 3.5 लाख इसका कॉस्ट आ गया सर। इसके जी, बाद इसमें जो है ड्रिप इरिगेशन के लिए लगभग लगभग 30,000 रुपये जो है ड्रिप इरिगेशन के लिए यूज हो जाएगा। इसके साथ जो फर्टिगेशन है, जिसे मैंने न्यूट्रिशन देना है, वो लगभग लगभग 15 1 हजार में न्यूट्रिशन कवर हो जाएगा सर। उसके बाद हमारे पास है एक जो भी M9 के जो पौधे होते हैं, उसके रूट्स छोटे होने के कारण इसमें क्या देना पड़ता है, एक सपोर्ट देना पड़ता है उसको टिकाने के लिए। क्या हमारे को एक अलग से क्या सपोर्ट देना पड़ेगा सर। अगर हाँ हम जी। बांस के डंडे की बात करते हैं, क्योंकि बैम्बू स्टिक काफी सस्ता पड़ता है, तो लगभग लगभग 30 हजार में आपका बैम्बू स्टिक आ जाएगा सर इसमें। तो ये अगर हम टोटल कॉस्ट मिला दें तो ये लगभग लगभग 4.5 लाख के करीब इसका जो है टोटल कॉस्ट बनेगा। लैंड 5 लाख जो, मान के चलो। हाँ जी, 4.5 से नॉर्मली चलो। 5 लाख के एवरेज में मान के चलेंगे सर हम। 5 लाख अगर हम एवरेज में भी मानते हैं, इसमें जो है जो लैंड डेवलपमेंट है वो अलग से है, क्योंकि डिपेंड करता है किसी का प्लान खेत है तो उसको डेवलप करने के लिए कम पैसा लगेगा, अगर किसी के ज्यादा ढलान है उसके लिए ज्यादा खर्चा लगेगा सर। हम लैंड डेवलपमेंट की बात नहीं करते, सिर्फ जो है प्लांट मटेरियल है, ड्रिप प्लांट में। इरिगेशन, फर्टिगेशन सिस्टम है और सपोर्ट सिस्टम जो है, लगभग लगभग ये 4.5 या 5 लाख की हम बात करते हैं कि लगभग लगभग इतना खर्चा आएगा। यानी कि पर प्लांट हमारे को 1,000 का जो है खर्चा आएगा सर। उसके बाद इसमें एक जो है, अब इस बार जो पौधे लाया तो 2022 को इसने फ्रूटिंग देना है सर। तो जी, 2022 में अगर ये सिर्फ एक गिफ्ट पे दी, गिफ्ट बॉक्स भी देता है, जी। एक मिनिमम जो है एक गिफ्ट जिसमें 40 दाना होता है, अगर ये एक गिफ्ट पेटी भी देता है, लगभग लगभग जो है मार्केट वैल्यू, हम ऐसा नहीं बोलते कि जो 1700 का बिक रहा है तो उस बार भी 1700 का बिकेगा। ऐसा नहीं है, कभी डाउन भी हो जाएगा, कभी अब भी चढ़ सकता है। अगर हम मिनिमम भी बोलते करें 1300 1400 का भी अगर एक छोटा जो गिफ्ट पेटी बिक जाता है, तो आपका जो कॉस्ट है वो नेक्स्ट ईयर में क्या हो गया, कवर हो जाएगा। जी बहुत सर। बहुत 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 बेहतरीन है, लेकिन शुरू में इन्वेस्ट करना है, उसके बाद देखभाल करना है, और 2 साल में ही आप इसको कवर कर सकते हो। चलिए, नहीं, कुछ कमेंट्स आए थे। जी सर। अच्छा, एक अ, इसके बारे में एक जी, बात और बताना चाहता हूँ, जो भी ग्रोवर्स है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, जो भी फॉरेन से जो पौधे इंपोर्ट होते हैं, शायद मैंने इस एपिसोड में थोड़ा पहले भी बोला था, जो भी पौधे इंपोर्ट होते हैं हमेशा फेदर प्लांट्स बोलते हैं, 2 साल के पौधे इंपोर्ट होते हैं सर। जी। यानी कि पूरा टहनियों के साथ आएगा, पूरा बीम के साथ आएगा, यानी कि फ्रूटिंग बर्ड्स के साथ आएगा। जो भी हमारे पास जो फेदर्स होते हैं,
फिर वही बात है कि हमारे को समर प्रूनिंग करना पड़ेगा। वो आपकी अगले साल के लिए क्या करेगा, पूरी तरह से बीमें तैयार करेगा। अगर वो जी, बीमें तैयार, आपको सारी तैयारी इस बार करके रखना है, खड्डे से लेकर पानी की व्यवस्था, और लाते ही आपने सारी चीजें वो करके रखना सर, क्यों हो गया? जी जी सर, जी सर। तो मतलब 1 साल मेहनत है, पानी की सिंचाई भी बहुत करना पड़ता होगा उसमें। नहीं, जहां तक हम बात करते हैं पानी की ना सर, क्योंकि हमारे जी जो पुराने जो ऑर्चर्ड्स है, इसका जो है पर डे जो रिक्वायरमेंट, जो वाटर रिक्वायरमेंट है, 200 लीटर पर डे का है सर। जी। अगर हम हॉर्टिकल्चर से अगर हम कंफर्म करके अगर डेटा निकाला जाए, तो 200 लीटर जो पानी है पर डे ले लेता है। तो हम क्या करते अच्छा। हैं कि नहीं करके हम उसमें जो है पानी लगाते नहीं है, ना खाद लगाते हैं ना पानी लगाते हैं, क्योंकि पौधा तो नहीं सूख रहा है। जी तो हम यही यही सोचते हैं कि जब पौधा नहीं सूख रहा तो हम पानी क्यों लगाए, क्योंकि उसका जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है 200 लीटर पर डे का, वो हम उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। अगर हम उसको पूरा करने लगे, 200 लीटर पर डे देने लगे, तो हमारे को ऐसा लगेगा कि इस ऑर्चर्ड में जो है पानी बहुत ज्यादा जो है खर्च हो रहा है, यूज हो रहा है। तो जी जी। अगर इस डेटा को लेके हम M9 के साथ कंपेरिजन करें, तो मुझे लगता नहीं कि M9 में उसके कंपेरिजन में बहुत कम पानी यूज हो रहा है। मैं आपको पहले ही इस एपिसोड में बोल रहा था कि मैंने जो है 3 दिन में सिर्फ 4 ही लीटर पर पौधा पानी दिया था। 3 दिन में 4 लीटर। 3 दिन में हर 3 दिन में 4 लीटर सर? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि 2,000 लीटर का मेरा टैंक है, तो 3 दिन में जी। सिर्फ और चार 1 लीटर जो है पर पौधों में पानी जाता है। और ऐसा नहीं कि कमी, ऐसा कमी नहीं हो रहा है, भरपूर जो है ग्रोथ काफी अच्छा आया था। फ्रूट भी काफी अच्छा, जो वेजिटेशन भी था काफी अच्छा था सर। अच्छा महोदय जी, तो ये जो पानी का है तो हम बरसात तक ही देते होंगे, उसके बाद तो बरसात का मौसम आता है। पानी तो ऐसा ना सर, जैसे पानी अगर आपका जैसे सूखा पड़ गया तब तो देना ही पड़ेगा। बरसात में भी जैसे बरसात हो रहा है, बिल्कुल बरसात हो रहा है, तब न्यूट्रिशन के लिए तो देना ही पड़ेगा सर, क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन देंगे आप ड्रिप इरिगेशन के थ्रू ही देना पड़ेगा। हाँ जी जी। जी सर। और इस, ये जो खाद था हमारा, केमिकल और ऑर्गेनिक, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा हमारे को ठीक रहता है, जिससे बागवान समझ सके? मुझे तो ऑर्गेनिक के बारे में तो नहीं बोल सकता हूँ सर, क्योंकि ऑर्गेनिक भी चला तो है, पर ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक में जैसे हमारे पास जो है, जो काव डंग होता है, जैसे पेड़ बकरी का जो डंग होता है, जो है, उसमें जो है, जो NPK का जो रेश होता है बहुत ही कम होता है सर। जो पॉइंटों में, जिसे हम बोलते हैं कि पॉइंटों में होता है, तो ये उसको पूरा M9 को पूरा नहीं कर पाएगा। तो आपको जो अ, है, जो केमिकल है उसको यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर जैसे वही, जिस प्रकार से रॉयल की जो है आयु जो है 100 से ऊपर भी है, काफी हमने अपने आयु में जानते कि दादा वगैरह के टाइम का लगा, अभी तक भी हम फल खा रहे हैं उसमें से। तो इसकी जो आयु लगभग कितने साल तक है, आप थोड़ा बताएंगे सर, ये जो अर्ली वैरायटी के जो आ रहे हैं? जी सर, इसका जो है, जहाँ तक मैं एज की बात करते हैं, जैसे फॉरेन में बोलते हैं कि इसका 30 साल तक है सर, 30 ईयर्स है। पर मैं अपने बगीचे में सिर्फ 20 ईयर्स का लेके चलता हूँ, कि ये सिर्फ 20 साल जिएंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम 20 साल वेट करते रहे, 20 साल में तो कई और वेराइटीज आ जाएगा सर। अगर हम जैसे मिनिमम अगर हम 20 साल भी करते हैं, ऐसा नहीं कि सर्वाइव नहीं होगा, 20 से 25 साल भी चलेगा, 30 साल भी चल सकता है, अगर हम अच्छी तरह से केयर करें। तो एवरेज में ये लेके चलो कि ये 20 साल दे, 20 साल जो है जिएगा। और 20 साल में से 2 साल निकल गए, क्योंकि आपने जो है, जो प्लांट को डेवलप करना है, जो 18 जो साल बचे, 18 की 18 साल आपको क्या देगा, ये फ्रूटिंग देगा सर। और 18 साल में इतना कमाई करके देगा। अगर एक, चलो सभी बागवानों के लिए ये छोटा सा इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो मैंने जो 500 जो पौधे लगाए हैं, मैं 18 या 20 साल में कम से कम बोल के 1 करोड़ का, 20 साल में 1 करोड़ कमा लूंगा। सिर्फ और सिर्फ 1 बीघा से 18 साल में, 18, क्या चलो बात 20 है! साल 20 साल में 1 आध करोड़ का इनकम इससे हो जाएगा सर। बहुत खूब। चलिए, यहाँ पर प्रदीप नेगी ने कहा है कि सेल्डिंग भी है आपके पास। सेल्डिंग के जो शायद कलम पूछा है कि पौधा, मेरे को लगता है कि कलम ही पूछा होगा। अच्छा, जी सर, सीडलिंग पे तो मेरा इस तरह का नर्सरी तो है नहीं सर, क्योंकि जो भी सीडलिंग की जो प्लांट्स है, वो मेरे पास है रॉयल की प्लांट्स है सर। अच्छा, आपके लिए और एक है,
अमृत जी कहते हैं कि 7500 फीट पर कौन सा रूट स्टॉक जो है पौधा तैयार रहेगा? जी सर, जो बागवान जो भी बोल रहे हैं कि जो रूट स्टॉक है वो अलग है, वो वैरायटीज अलग है सर। जो रूट जी। स्टॉक है वो सक्सेस हो सकता है, जो वैरायटीज है उसको चूज करना पड़ेगा सर। जो 7500 की जो हाइट का जो वैरायटीज है, रूट स्टॉक तो एक जो है वो सीडलिंग की तरह ही है, वो तो कहीं भी सर्वाइव हो जाएगा। ये उसके बाद जो आपका जो वैरायटीज है वो सिलेक्शन करना पड़ेगा कि इस साइड में कौन सी वैरायटीज आपके मौसम के अनुकूल है। तो इसके लिए हमारे पास है, जैसे किंग रॉड की भी बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी 6500 से लगभग लगभग 7000 का फिट है। तो किंग रॉड भी बढ़िया सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि लगभग लगभग 120 डेज में मेरा जो है किंग रॉड का जो साइज है, इसी बार का प्लांटेशन था, और पूरी तरह से जो है लार्ज आया था, एक ही दाना आया था, लार्ज आया था। तो इस बार तो है, इस बार जो भी जो फ्रूट सेट होगा वो लगभग लगभग 120 डेज में ही लार्ज आ जाएगा। तो जो जो ये आपके डिपेंड। पास जो आपके पास ये जो कलम रहेंगे, तो आपके पास अगर आना चाहते हैं लोग लेने के लिए, तो ये कौन से महीने में आना पड़ेगा? और इसकी रेट आपने फिक्स की होगी, तो ये रेट है तो आप थोड़ा बताएंगे कि किस महीने में आपके आपसे संपर्क करें? और जैसे 100 का बंडल है तो क्या रेट तक पड़ेगा ये? जी सर, इस बार जो है जितने भी जो मेरे ऑर्चर्ड से जितने भी कलम निकले थे, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था सबको, जितने भी आए उनको, क्योंकि कम कम दिया था, सबको दिया था, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। पर मेरा ऐसा मानना नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए भागे। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा किन्नौर जो है डेवलप हो जाए। जो भी रोडू देखो, कोटखाई देखो, जो और जो है डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो वो कितने सारे डेवलप है, बहुत डेवलप है। तो हमेशा मेरा ये मानना नहीं कि पैसों के पीछे भागो, कुछ नॉलेज भी शेयर करो। कुछ लोग अब जैसे हमारे ऑर्चर्ड से अगर कलमें ले जाएंगे, अगर वो सक्सेस हो गए, वो दुआ देंगे, वो दुआ बहुत है मेरे लिए। जहाँ तक बात है कलम बेचने की, वो मैं नहीं बेचूंगा। बहुत खूब सर, ये ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। जी हाँ। सर, जितना हो सके हम सबको खुश कराएंगे। बिल्कुल बेबस हो गया तो फिर हम क्षमा चाहते हैं सर इसके लिए। अच्छा, जैसे कईयों ने पार्टी लगाया होता है तो जाके सीधा पार्टी में भी कर सकते हैं सर इस चीज को, जो जी सर, आपके जी। आपसे हम ले जाएंगे कलम। कोई भी जो है कलम है, चाहे किसी भी वैरायटी का, वो पार्टी में लग जाएगा सर। ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा, हर उसमें लग जाएगा। सिर्फ अगर हम M9 जो रूस्टॉक है इसके साथ कंपैरिजन करें, जो M9 है ये सिर्फ फ्रूट क्वालिटी और जो है फ्रूट साइज के लिए बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में। 90% जो फार्मर्स है वो M9 पे ही जो है कल्टीवेशन करते हैं। तो फ्रूट सेट तो होगा, बढ़िया हो जाएगा, पर M9 की कंपैरिजन में तो नहीं होगा सर। एक सवाल जितनी आया है, सील्डिंग पर किंग रोड सही है क्या? जी सर, वही बोल रहा हूँ मैं, M9 पे कोई भी वेरायटी सेटलिंग पे कोई भी वेराइटीज जो है सक्सेस है। पर ये डिपेंड करता है कि, क्योंकि कुछ जो जितने भी जो इटली से जो भी वेराइटीज आ रहे हैं, इसका जो है ग्रोथ ज्यादा जाता है, साइज हमेशा इसका जो है गोलाकार रहता है। और जितने भी जो अमेरिका से जो भी सेब इंपोर्ट हो रहा है, उसमें क्या होता है कि आपका जो फ्रूट है वो हमेशा सही रहेगा, मीडियम स्मॉल से ऊपर ऊपर चला जाएगा। और जो फ्रूट का जो साइज है वो थोड़ा सा लॉन्गेटेड, यानी कि लमुत्रा टाइप का जो हम सेब बोलते हैं, वो अमेरिका का सेब है। जो गोलाकार का बनता है वो हमारे पास क्या है, इटली से है। तो जो भी किंग रॉट है, क्योंकि ये भी इटली से इम्पोर्ट है, वो साइज आएगा, सिर्फ लमूत्रा नहीं बन सकता है। अगर हमने इसको लॉन्गेटेड बनाया है, यानी कि लंबा बनाना है, उसके लिए एक पीजीआर का जो स्प्रे हो रहा है आजकल जो चला हुआ है, अगर हम इसका स्प्रे करते हैं तो वो जो है इलोंगेटेड बन सकता है। जी। धन्यवाद महोदय। जाते जाते कोई अहम जानकारी हमारे किन्नौर के बागवान को लिए आप देना चाहेंगे तो जरूर बताएं। जी सर, मैं सभी किन्नौरवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ, अगर आप लोग के पास समय है तो उर्नी गांव में जो है, आप जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी, फर्स्ट टाइम अल्ट्रा हाई डेंसिटी जो किन्नौर में गांव में लगा है, तो वहां पर विजिट करें, हमें फोन करें, तो हम आपको जितना हो सके सहयोग करेंगे। बिल्कुल रोड हेड के साथ ही है, क्योंकि लास्ट ईयर जो प्लांटेशन हुआ था, इस बार बढ़िया जो है फ्लॉरिंग होने की स्टेज में, अभी जो है जो बर्ड होता है वो ब्रस्ट हो चुका है। तो 8-10 दिन में फ्लॉरिंग वहाँ पर हो जाएगी, उसके बाद फ्रूट सेट हो जाएगा। हो सकता है आप इस बार भी आजकल भी आ सकते हैं।
जब फ्रूट सेट होगा तो जुलाई जो लास्ट रहेगा, तब आप लोग यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो सभी का वेलकम, यहाँ पर विजिट करना चाहिए, कर सकते हैं सर। अ, आपके लिए एक छोटा-सा है कि आपने प्रगतिशील किसान का खिताब हासिल किया है, तो इसका इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? आपकी अपनी मेहनत को या फिर इसमें और भी है जो आप इसका श्रेय देना चाहेंगे आप? जी सर, तो इसके इसमें जो प्रगतिशील का जो अवार्ड मिला था, तो सबसे पहले तो ये जो मैंने जो नया काम किया था, इसके एप्रिसिएशन के लिए मिला था। तो इसमें जो है बागवानी विभाग जो रिकांगपिओ में जो केवीकेज है, उनके उनका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है वहीं के थ्रू जाता है। तो इसके साथ साथ जो है मुझे जो इस फील्ड में, जो रूस्टॉक के फील्ड में जो लाने वाले जो शख्स है, वो जगांव के रतन महेश जी है। उन्होंने बहुत हेल्प किया इस फील्ड में लाने के लिए। भले ही वो इस फील्ड में काफी आगे नहीं जा चुके हैं, क्योंकि उनका भी जो है अभी प्लांटेशन चल ही रहा है। तो उनका भी बहुत वो योगदान है सर। जी, बाकी हम मेरी बहुत फैमिली। जल्द ही एमसन पेज पर उनको लाने वाले हैं और उनसे भी हम जानकारी लेंगे। तो धन्यवाद महोदय, आज आपने हमारे एमसन पेज को जो है दर्शकों को जो है आपने जो किन्नौर के लिए जो आपने समय निकाला और बागवानों के लिए समय निकाला। जाते-जाते एमसन पेज के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सर, एमसिन पेज को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे इस पेज पे लाया, और इतना जो है वैल्यूएबल जो इंफॉर्मेशन आप लोग स्प्रेड करते हैं पूरी किन्नौर के लिए, खासकर पूरा हिमाचल के लिए, उसके लिए आपका और आप सभी आपकी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। जी, जाते-जाते 1-2 सवाल आया है, उसको हम पूरा करते हैं। जी सर। शील्डिंग पर एचडीपी कैसा रहेगा एचडीपी शील्डिंग पर? अ, जी सर, क्योंकि आजकल एक जो एपीएसटी नाम से जो है एक ऑर्चर्ड आ रहा है, जो है बहुत ही फेमस हो रहा है, कि जो प्रेम चौहान जी ने जो सेल्डिंग पे ही जो है एचडीपी किया है, तो वो बिल्कुल सही भी है। वो गलत तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि उनका जो इन्वेशन है वो सही है। पर मेरा मानना ये है कि अगर आप जितने भी जो प्लांट्स है हाई डेंस पे लगाते हैं, खासकर, क्योंकि सभी का यही क्वेश्चन होगा कि अगर जैसे हमने सेल्डिंग पे लगा दिया अगर हाई डेंसिटी, क्या ये 100 साल जो है जो सरवाइव करेगा? तो मेरा मानना ये है कि ये 100 ईयर्स से सरवाइव नहीं करेगा। ये ज्यादा से ज्यादा वही बात है कि जो रूस्टॉक जो सरवाइव कर रहा है 20 से 30 साल इतना ही सरवाइव करेगा, इससे ज्यादा सरवाइव नहीं करेगा। एक सवाल और है सर, क्या 9500 फीट पर भी ये लग सकता है? जी सर, वही बात है कि जो सेब का जो अनुकूल जो मौसम है, जो 40 डिग्री से जो बिलो रहता है, और क्योंकि मिनिमम तो ये डिपेंड नहीं करता है कि मैक्सिमम जो है, क्योंकि टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो सेब वहां पर अच्छी तरह से सेट भी नहीं हो पाता सर। अगर आपका जो टेम्परेचर है अगर 40 डिग्री से बिलो रहता है पूरे हार्वेस्टिंग पीरियड तक, तो ये पूरी तरह से सक्सेस होगा सर। हेपका, क्योंकि हेपका जी, यही बोलते हैं कि हाइट की वैरायटी है, तो हेपका तो वैसे सक्सेस है। खासकर जो अर्ली रेड वन है वो भी सक्सेस है। जी धन्यवाद महोदय। आपको हम सितंबर और अक्टूबर के बीच में दोबारा ज़रूर बुलाएँगे और जानेंगे कि इस बार का आपने कितनी इसमें मेहनत की और क्या-क्या आपने और नया चीज़ देखा ताकि हमारे बागवान समझ सके। तो धन्यवाद सर, आपका जो आज आपने समय निकाला, शुभ हमारे साथ जुड़े थे जो है प्रगतिशील किसान और आधुनिक किसान जो है आदरणीय गेवाशंकर जी उर्नी से। उन्होंने बताया कि कैसे जो है सील्डिंग पर और किस प्रकार से जो है जो हमारे जो क्या बोलते हैं, जो उन्होंने इटली से जो किंग रॉड्स और ब्रोन गाला लाया था, इसके प्रकार से उन्होंने काम किया। तो इसी पर हमारी परिचर्चा थी। तो आगे भी हम इन्हीं एपिसोड को आगे लेकर जाएंगे।
मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये जो बागवानी का जो एपिसोड है वो हम अब जो है चेंज करेंगे। मंगलवार से हम कोशिश करेंगे कि बागवानी का एपिसोड बागवानी और कृषि और पशुपालन आदि का जो है एपिसोड है उसको मंगलवार रखें, और ये जो वीरवार का समय जो एपिसोड है ये जो है गाँव, शहर, राजनीति पर परिचर्चा करेंगे। इस पर हम अलग से एपिसोड बनाने की सोच रहे हैं। तो अब हम मिलते हैं शनिवार के किन्नौरी संध्या एपिसोड में, जिसमें हम आपको ऐसे एक्टर से मिलाएँगे जो बॉलीवुड में काम कर चुके हैं, हॉलीवुड में काम कर चुके हैं, और अपने जो छत्तीसगढ़ में भी काम कर चुके हैं। सुनील दत्त उनका नाम है, जो लेखक भी है, एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है। तो हम जानेंगे कि अगर किसी जो है युवक ने मॉडल बनना है और फ़िल्मों में काम करना है तो क्या-क्या करना पड़ता है, क्या-क्या उसके रूल्स फ़ॉलो करने पड़ते हैं। तो ये सुनहरा मौका है जानने के लिए। तो मिलते हैं शनिवार के एपिसोड में, और साथ में हमारे उसमें किन्नौरी संध्या में होंगे छोटा खम्बा से नवोदित कलाकार, तो उनसे उनसे भी हम जानेंगे कि गायकी में वो आगे कहाँ तक जाना चाहते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय किन्नौर।